Good afternoon one and all. Myself Shahbaz Saifi and my channel is द कलाम एजुकेशन। तो आज से हम लोग ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फिज़िक्स के टॉप क्वेश्चंस। ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चंस हम लोग डेली करेंगे। इसके बाद और भी हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा पहला पार्ट है फिज़िक्स का उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 है वो है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की जो डायमेंशन होती है वो और किस क्वांटिटी जो ऑप्शन में दिए हैं वो किसके इक्वल होती है, सेम होती है। तो ऑप्शन 1 है आपका वॉल्यूम, सेकंड है मोमेंटम, थर्ड है टॉर्क और फोर्थ है चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप इम्पल्स को देखें तो इम्पल्स जो होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू टाइम। ये सेम ही जो क्वांटिटी होती है ये सेम क्वांटिटी मोमेंटम के लिए भी होती है। मोमेंटम मास पर बेस्ड होता है, मास और स्पीड पर, ठीक है। और इम्पल्स को भी अगर आप देखें तो फोर्स है, तो फोर्स में भी अगर हम देखेंगे तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन होगा फोर्स, ठीक है। फोर्स अगर देखें तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और इंटू टाइम। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा इसमें भी आ जाता है मोमेंटम में। तो मास और स्पीड दोनों है इम्पल्स में भी और मोमेंटम में, देयरफॉर तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो इम्पल्स के इक्वल होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बहुत बड़ा ट्रक है बहुत तेज़ी से जा रहा है तो उसको तेज़ स्पीड पर लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बहुत तेज़ स्पीड चाहिए होगी। और अगर हमें इसको स्टॉप करना है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम कम करना पड़ेगा जिससे कि वो रुक जाए, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं मोमेंटम और इम्पल्स, ये दोनों डिपेंड होते हैं मास और स्पीड पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें से कौन सी है। तो अगर आप थोड़ा फिज़िक्स का बेसिक्स अगर जानते हैं तो देखेंगे आप जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में वो 7 होती हैं, 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें कि लेंथ होती है एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेंथ होती है, लेंथ में मीटर होती है, ठीक है। लेंथ में मीटर होती है, हीट में केल्विन होती है और टाइम में सेकंड्स होते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, मास का किलोग्राम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है और लास्ट आपका बच गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये बेसिक 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो इस बेसिक 7 क्वांटिटीज़ में से आपका कौन सा है, वेलोसिटी, ठीक है। ये एक आपकी फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि किस स्पीड से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाए कि वो अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर वो छोड़ के और स्पेस में चला जाए। तो वो जो मिनिमम होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है ये, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में अगर थ्रो करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, इस अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ के स्पेस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which set of condition represent the easiest way to liquefy a gas। गैस लिक्विफिकेशन। तो गैस लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देना। अगर हम उसको लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस में अगर रखते हैं तो क्या होगा, वो वेपर से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ठीक होगा। फर्स्ट क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, वो करता है आपका ऑप्शन 1 हाइड्रोमीटर, सेकंड हाइग्रोमीटर, थर्ड लैक्टोमीटर एंड फोर्थ बैरोमीटर। तो जो आपका
हाइग्रोमीटर है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। लैक्टोमीटर आई थिंक जो मिल्क की वो कहते हैं ना सोरनेस, खटास, वो मेज़र करता है। और बैरोमीटर प्रेशर मेज़र करता है। हाइड्रोमीटर मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, हाइड्रोमीटर भी याद था मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो जो टाइम पीरियड होता है इसका 2 पाई √L/g होता है, ठीक है। सपोज़ अगर हम ग्रेविटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो ये पूरा ग्रेविटी कांस्टेंट होगा तो हट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 2 पाई √L। तो जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने बोला इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ, अगर लेंथ जो है हाफ करेंगे लेंथ, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़, तो टाइम पीरियड जो होगा कितना होगा, डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड √2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिस्ट इज़ कॉज्ड बाय, मिस्ट किस चीज़ से होती है? तो मिस्ट एक फिनोमिना होता है जिससे क्या होता है, द फिनोमिना कॉज्ड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जब एयर में सस्पेंड होने लग जाती हैं तो वो मिस्ट बनने लग जाती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फिनोमिना होता है। इट कैन अकर एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेदर और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, नेचुरल वेदर की वजह से और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से हो जाती है। हाँ, तो मिस्ट के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, जब भी वाटर वेपर होगा वो लो टेम्परेचर पे जब होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर की तरफ जब वाटर वेपर टिल्ट करेगा तो यू विल हैव मिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हेड टू लोअर द, क्या लोअर करता है उसका, पुल्स डाउन हिज हैंड्स, हाथों को जो है वो पीछे लेकर जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज उसको क्या होना है, उसका जो मोमेंटम होता है, उसका मोमेंटम वो कम करता है, ठीक है। मास के साथ स्पीड को भी वो कम करेगा, तो इससे क्या होगा, वो पीछे को अपने हाथों को बैकवर्ड लेके जाता है जिससे कि वो इजीली जो है उसके मोमेंटम को रोक सके, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड से आ रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। तो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है, ऊपर से फेंका है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो आकर डिस्टेंस जो है हाइट ऑफ द टावर के इक्वल है, जो गिरा है नीचे आके। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रावर्स बाय द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल पाथ लेगा? सर्कल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कल, हाइपरबोलिक, ठीक है। तो जो पार्टिकल हम ड्रॉप करते हैं अगर उसकी हाइट सेम है, हाइट ऑफ द टावर, देन पैराबोलिक पाथ विल बी ट्रावर्स बाय द पार्टिकल, पैराबोलिक पाथ लेता है वो, ठीक है। देन पैराबोलिक पाथ विल बी ट्रावर्स बाय द पार्टिकल। जब वो ग्राउंड पर रीच करेगा तो एक प्रोजेक्शन टाइप प्रोजेक्शन बनाता है वो, ठीक है। तो इसमें वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेगा। नेक्स्ट, when a bottle of scent is kept open in the corner of a room, its odor is felt in all part of the room. This is due to, अगर हमने एक बॉटल लिए सेंट जो होता है परफ्यूम, उसको हमने ओपन कर दिया है एक रूम में और उसकी जो स्मेल है वो क्या होगी, खुशबू सब जगह फैल जाती है। तो वो किस फिनोमिना की वजह से होती है? फर्स्ट इवेपोरेशन, सेकंड वेपराइजेशन, थर्ड डिफ्यूज़न या फोर्थ सब्लिमेशन, ठीक है। तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, पार्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बल्क में मोशन करते हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे ड्रॉप 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 पूरी बल्क में मूव करती है, तो वो क्या होता है, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, जो क्लियर नाइट्स होती हैं
वो कोल्डर होती हैं क्लाउडी नाइट से। क्यों? तो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, रेडिएशन, इंसोलेशन। तो ये क्या होता है, रेडिएशन की वजह से हमारा जो क्लियर नाइट्स वो कोल्डर होती हैं। तो क्लाउडलेस नाइट्स, जब क्लाउड नहीं होते हैं तो वो कोल्डर क्यों होती हैं? बिकॉज द नाइट that have clouds provide a blanket for the earth and trap some of the hot day air, whereas the cloudless night have no protection, so all the hot air rises up into the sky। तो क्या होता है, जब क्लाउड्स होते हैं तो ट्रैप हो जाती है हीट, ट्रैप होने की वजह से वो गर्म होने लग जाती है। बट अगर वो ट्रैप नहीं होगी, सीधी बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगी, ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि थोड़ी हीट बना कर रखें जब सन ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका होगा थर्ड। ठीक है, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस केस में यूज़ हो रही है, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट है पैडलिंग द बाईसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस, एक पैडल मार रहे हैं, जैसे हम बाईसाइकिल में पैडल मार रहे हैं उससे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ड्राइविंग अ कार टू कवर डिस्टेंस, एक ड्राइव कर रहे हैं कार को एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। थर्ड, विंड मिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन, विंड मिल जो है वो ग्राइंड कर रहा है ग्रेन्स को। रोइंग अ बोट इन द लेक, लेक हम लोग लेक में बोट चला रहे हैं। ठीक है, तो वर्क कभी भी होगा कब, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर हम अपनी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं तब जाकर वर्क होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तब अगर हम कार का केस देखें, ठीक है, इन अ केस ऑफ कार इंजन द वर्क डन बाय द इंटरनल इंजन मेक्स द कार टू मूव इन टोटली। ठीक है, इंटरनल इंजन वर्क कर रहा है और जो कार है हमारी मूव हो रही है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में। ठीक है, ये कार मूव हो रही है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में। तो इससे क्या होगा, इंड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस कर रहा है वो इंजन उसके अंदर, और फिर क्या होता है, वो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है। देयरफॉर ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट 13, if the velocity time graph of particle is represented by y is equal to mt plus c, जो velocity time graph है वो अगर हमें दे दिया है y is equal to mt plus c, तो पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y is equal to mx plus c दे देता है, mt plus c दे देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, या कांस्टेंट वेरिंग एक्सीलरेशन से। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट y इज इक्वल टू mx प्लस t से मूव कर रहा होगा तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट 14, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन अपवर्ड, 1 minute, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपन्स ड्यू। अगर पैसेंजर एक बस में खड़ा हुआ है तो बाहर की तरफ को गिरता है एकदम से जब टर्न लेती है बस, या कोई भी अगर हम पब्लिक व्हीकल में जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होती है ये चीज़। दिस हैपन्स ड्यू, ये क्यों होता है, आउटवर्ड पुल ऑन हिम, आउटवर्ड पुल लग रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से होता है, चेंज इन मोमेंटम, या उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, चेंज इन एक्सीलरेशन, या उसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो ये जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन हो रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जो उसको मोशन में लेकर आई, या अगर एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव हमेशा करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आए और उसको रोके। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। नेक्स्ट 15, when pressure is increased the melting point of ice, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, इंक्रीज होता है।
डज नॉट चेंज, डिक्रीज़ होता है, या डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज़ इन द आइज़। ठीक है, जब प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस डिक्रीज़ होएगा जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर आर मेसॉन्स फाउंड। तो मेसॉन्स कहाँ पर फाउंड या कहाँ पर पाए जाते हैं? फर्स्ट कॉस्मिक रेज, सेकंड एक्स रेज, थर्ड गामा रेज, फोर्थ लेज़र बीम। तो जो मेसॉन्स होते हैं वो कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव डिके में नहीं होते हैं प्रोड्यूस, बट अपेयर्स इन नेचर ओनली एज अ शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट। नेचर में अपेयर होते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हाई एनर्जी इंटरेक्शन इन मैटर। जब हाई एनर्जी मैटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कभी वेलोसिटी कम हो रही होगी, कभी बढ़ रही होगी, बट एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, एक जैसा एक्सीलरेट कर रही है। तो उसका टाइम ग्राफ क्या होगा? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक लीनियर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन लीनियर होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर। तो क्या होगा इसमें आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 18, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन्स, वेपर। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट जो है हमारी इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, नॉट इज़ मेजर ऑफ। नॉट जो है वो किसकी यूनिट है? ठीक है, तो फर्स्ट स्पीड ऑफ शिप, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, थर्ड सोलर रेडिएशन, फोर्थ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो 19 का है जो स्पीड ऑफ शिप। ठीक है, शिप्स जो होते हैं सारे नॉट में मेज़र करते हैं अपनी स्पीड को। नेक्स्ट 20, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। जिनकी बिल्कुल सेम डायमेंशन है। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ट्राई कीजिए पहले खुद, देन अपना आंसर मैच करते रहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशन। बिल्कुल सेम डायमेंशन होगी। फर्स्ट फोर्स एंड पावर, सेकंड वर्क एंड पावर, थर्ड वर्क एंड एनर्जी, फोर्थ मोमेंटम एंड पावर। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी दो ऐसी चीज़ें जिनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 21, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सॉरी इसमें जो है सिस्मोग्राफ की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ये सीधा इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, सिस्मोग्राफ। ठीक है, हाँ इसको आई कर लेना, सिस्मोग्राफ। 21, 22 ये है। हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिफाइन किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। 24, द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन अ स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज़ ड्यू टू। जो वेटलेसनेस होती है हम जब स्पेस क्राफ्ट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिट, तो वो किस लिए होती है? फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज़ इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड। ठीक है, या तो ग्रेविटी नहीं होती है वहाँ पर। सेकंड, अगर एक्सीलरेशन हो रहा है ऑर्बिट में, जो कि एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो आउटसाइड है उसके इक्वल हो जाता है। क्या इसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बट नॉट इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। ग्रेविटी बाहर है और अंदर नहीं है। फोर्थ, फैक्ट दैट स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट हैज़ नो एनर्जी, कि स्पेस क्राफ्ट में कोई भी एनर्जी नहीं होती है। तो इसमें जो है बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर
इसका आपका सेकंड एक्सेलरेशन जो होता है ऑर्बिट का, एक्सेलरेशन ऑर्बिट का जो होता है इक्वल हो जाता है आउटसाइड ग्रेविटी जो होती है उसके। थर्म इज़ अ यूनिट ऑफ, थर्म किसकी यूनिट है? थर्म जो है क्या पावर की यूनिट है, हीट की यूनिट है, लाइट की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हीट, ठीक है। थर्मल इमेजिनिंग आपने देखा होगा, हीट ही मेज़र करती है। 26 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या था? फर्स्ट एनर्जी, सेकंड मोमेंटम, थर्ड इनर्शिया, फोर्थ वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था एक क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर मतलब उसको बेस था, उसको फॉर्म करता है। तो रिलेशनशिप दिखाता है फोर्स ऑन द बॉडी एंड इट्स मोशन ड्यू टू दोज फोर्सेस, क्या फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है और कैसे उस फोर्स की वजह से उसमें चेंज आता है मोशन में। तो दिस द फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट 27 वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ मून, हमेशा हमें एक ही फेस दिखता है मून का, क्यों? बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ से स्मॉलर है। इट रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ, क्या वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है जो कि डायरेक्शन ऑफ अर्थ के अपोजिट है। इट टेक्स इक्वल टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इक्वल टाइम लेता है रोटेशन और रेवोल्यूशन, इसकी वजह से हमेशा हमें एक ही फेस दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट काटा थर्मोमीटर, एनीमोमीटर, स्लिंग साइकोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो है हमें स्लिंग साइकोमीटर की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं स्लिंग साइकोमीटर में, एक तो ड्राई होता है जो ड्राई वेदर को मेज़र करता है और एक मॉइस्ट जो वेदर होता है उसको मेज़र करते हैं। दोनों को थर्मामीटर जब मिला देते हैं तो इसको एक तरीके से ड्राई बल्ब और वेट बल्ब बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो 29 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इन सब में सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सी है? रबर, वेट क्ले, स्टिलॉन या प्लास्टिक? तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो हमारी, एक मिनट, हाँ, तो इलास्टिसिटी जो होती है ना फिज़िक्स में, वो एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने उसको स्ट्रेच किया है, अगर हमने इसकी फॉर्म को डिफ़ॉर्म किया है, ठीक है, उसकी शेप को डिफ़ॉर्म किया है, अगर वो अपनी दोबारा उसी फॉर्म में आ जाती है तो एक उसको बोलते हैं हम क्या, हाँ, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा जो स्टील होती है, स्टीलॉन या स्टील, ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। द स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, जब स्पिनिंग होती है बॉल, ठीक है, उसको कौन से बेसिस से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सडन चेंज इन द डायरेक्शन, इन द विंड डायरेक्शन में सडन चेंज आया हो, बायोंसी ऑफ द एयर में बायोंसी हुई हो, टर्बुलेंस कॉज बाय विंड ने टर्बुलेंस कॉज किया हो, या बर्नौलीज़ थ्योरम की वजह से हुआ हो, ठीक है। तो जो स्विंग होता है वो हमारा आता है, टर्बुलेंस जो होता है ना एयर में, उसकी वजह से होता है, ठीक है। आई होप ये 30 क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इन पे थोड़ा और सर्च कीजिए आप, बहुत से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। पहले खुद आप आंसर टिक करिए, देन अपना स्कोर मेज़र कीजिए, ठीक है। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे।